अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सब सवेरा में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सब की सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं आज फिर नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आगे बढ़ने की जुस्तजू और बढ़ते हुए मसाइल का सामना। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि हमें इतने चैलेंजेस का सामना है और उस वक्त जब हम बात करें आगे बढ़ने की जुस्तजू की, तो आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि आगे बढ़ने की जुस्तजू किस इंसान में नहीं होती और हर इंसान जो है वो आगे बढ़ने की जुस्तजू तो करता है, मगर वो क्यों बढ़ नहीं पाता। और फिर कुछ इंसान हमने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब देखते हैं और यही कहते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल को कि जो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्टकट्स को जो है वो इस्तेमाल करना जानती है, और फिर जब आगे बढ़ने की जुस्तजू की बात आती है तो जब मसाइल का सामना आता है तो वहाँ हार मान जाती है। तो आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि आगे बढ़ने की जुस्तजू के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। सिर्फ और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर सिफारिशात का भी आता है कि जो उस ओहदे के अहल होते हैं, जुस्तजू भी करते हैं, लेकिन उनके बजाय वो किसी और को दे दिया जाता है। इस हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज के मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, डॉक्टर प्रोफेसर आमना महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोहम्मद ईसा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं, सदफ अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। मैक्सिमम 34, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर मैक्सिमम 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम 35, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर मैक्सिमम 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की। मैक्सिमम 31, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम 25, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम 32, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपने जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के मौजू के हवाले से कि आगे बढ़ने की जुस्तजू, आगे बढ़ने की लगन, क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और आजकल जब हम देखते हैं बढ़ते हुए मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर आमना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी कि जब हम बात करते हैं ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की जुस्तजू के हवाले से और फिर साथ ही साथ बढ़ते हुए मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इंसान, कौन सा इंसान ऐसा है जिसमें आगे बढ़ने की जुस्तजू नहीं होती? देखिए, ये तो इंसान का पैदाइशी हक है ना। हाँ। और जब भी इंसान को पैदा किया गया था तो सुना था हमने कि उसके कान में फूंक दिया गया कि यू आर द बेस्ट, एंड व्हेन यू आर द बेस्ट यू हैव टू प्रूव दैट। जब हम दुनिया में स्ट्रगल में जाते हैं तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक बहुत छोटे बच्चे की स्कूल से स्ट्रगल शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले हमारी सोसाइटी में देखिए कि स्ट्रगल कहाँ से शुरू होती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। सिंस हम ख्वातीन हैं तो शायद हम बेशुमार घरों में ज़्यादा रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर मेल। तो बच्चे को जो है वो अच्छी बोटी दी जाती है, उसको डाबी दिया जाता है, बच्ची को हाफ दिया जाता है, मोस्टली ऐसे होता है। सो ट्रेंड्स हालांकि चेंज हो गए हैं और अब बच्चियां बहुत आगे भी चली गई और पेरेंट्स को भी ये एहसास है
कि वो शायद अपने फ़राइज़ अंजाम देने में और तरक्की की दौड़ में काफ़ी आगे जा रही हैं बनिस्बत लड़कों के, लेकिन बहरहाल सोशल ट्रेंड्स तो मौजूद हैं। स्ट्रगल इंसान का बुनियादी फरीज़ा है और जो अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश, तरक्की की ख्वाहिश तो सब में ही होती है। तरक्की करते वो हैं जो जुस्तजू करते हैं और जहद मुसलसल करते हैं। सही। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लाइफ। हमने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा। और अगर कोई बहुत किसी का जैक लग जाता है, जो आप कह रही हैं सिफारिशें होती हैं, किसी की बैकिंग होती है, कोई बैकडोर से आ जाता है तो बहुत देर नहीं चलता। सही। इस पर भी हम मजीद आमना साहिबा बात करेंगे कि सिफारिशात का भी एक बहुत बड़ा रोल हम देखते हैं जो कि इस वक्त हमारे माशरे में चल रहा है। ईसा साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से, आगे बढ़ने की जुस्तजू, आगे बढ़ने की लगन के हवाले से? जो जुस्तजू स्ट्रगल है उसको अगर मैं अपने नुक्ते निगाह से देखूं, वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक वो होती है जो बेसिक इंस्टिंक्ट हमारे अंदर होती है जब हम पैदा होते हैं, वो हमारी इंस्टिंक्ट में हमारी वो डाल दी जाती है कि आप स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल करें, कि आप स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो है वो आपकी इंस्टिंक्ट में आ जाती है और एक आपकी लर्न स्ट्रगल होती है जो आप सीखते हैं। बिल्कुल। और ये दो स्ट्रगल साथ साथ चल रही होती हैं। ये जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है ये हर इंसान की, हर जानवर की, किसी भी मखलूक की, चाहे वो जिंदा हो जिसमें सांस चलती हो, वो उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर है। जबकि जो दूसरी स्ट्रगल, जो दुनियावी स्ट्रगल है या किसी भी हवाले से किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रगल है, कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है आपकी नज़र में, उसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, वो आपकी बेसिकली लर्न स्ट्रगल। सही। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो आपने हमें बताया कि किस तरह से आगे बढ़ने की जुस्तजू जो है, उनके 2 पॉइंट्स बताएं। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सदफ से भी जानेंगे कि आज के मौजू के हवाले से वो क्या कहेंगी। नाज़रीन, आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू जो है वो जारी है और हम अपने मेहमानों से जानेंगे सॉल्यूशंस के हवाले से भी गुफ्तगू तो जारी है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है आजकल मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ने की जुस्तजू की जब हम बात करते हैं तो बढ़ते हुए मसाइल का भी हमें बहुत सामना है और किस तरह से इन मसाइल का सामना करना है ये भी जानेंगे। सदफ, आपकी जानिब आऊँगी, आज के मौजू के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरी ओपिनियन ये है कि आगे बढ़ने की जुस्तजू इंसान में 3 स्टेजेस की सूरत में आती है। एक तो बाय बर्थ हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो वो आगे उसकी एक्सपर्टीज़ में आ जाती हैं। जबकि जो उसकी दूसरी स्टेज आती है वो पहली स्टेज से कनेक्टेड होती है, उसमें उसके पेरेंट्स और टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कि ये उसके अंदर कैसे पैदा की जाएगी ये चीज़ कि उसने आगे बढ़ना है, आगे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, किस तरह से फेस करना है। अगर वो डिप्रेस हो गया है तो उसने उस सिचुएशन में क्या करना है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जो तीसरी स्टेज है उसमें आपकी आ जाती है ओवरऑल सोसाइटी। सही। जो रेबल्स क्रिएट करती है कि सोसाइटी ने आपको नॉकडाउन किया है, आपने ये करके दिखाना है। सही। जिसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैडम ने जिक्र किया कि बच्चियों को जो है पीछे निगलेक्ट किया जाता है, खाना कम दिया जाता है, बच्चों को अच्छा दिया जाता है। आप ऑटोमेटिकली देखेंगी कि उन्हीं बच्चियों का मैट्रिकुलेशन का FAFC का रिजल्ट जो है वो टॉपर्स हैं। ये वो रेबल बच्चियां हैं जिन्होंने इस चीज़ को जो है वो नॉकडाउन किया है कि सोसाइटी ने हमें कहा कि नहीं, आप इस लेवल के नहीं हो, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। उन्होंने उस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो जुस्तजू को अपने जारी रखा। और वो जो उन्होंने अपना एक गोल रखा हुआ था कि नहीं, हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमने घर वालों को बताना है कि हम भी किसी से कम नहीं है, तो वो ये जुस्तजू का जो ये लेवल है ये 3rd स्टेज पे आता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों स्टेजेस जो हैं
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है इनिशियल आपका जो पर्सनल आपकी पर्सनैलिटी है वो भी, आपके पेरेंट्स, टीचर वो भी, और सोसाइटी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल। बहुत ही खूबसूरत जो है बात की है सदफ ने कि 3 स्टेजेस आते हैं जिसमें हमें जो है वो जुस्तजू के जब हम लेवल पे पहुंचते हैं तो वो 3 स्टेजेस। सबसे पहले स्टेज पे अगर हम बात करें आमना साहिबा, सबसे पहले पेरेंट्स का रोल आता है। तो पेरेंट्स के रोल में आप क्या समझती हैं आज के दौर में जब हम देखें तो किस तरह से बच्चों की तरबियत करें? क्या वो उसी तरह से बच्चों को वक्त दे पा रहे हैं जैसे कि पहले के वालिदैन देते थे? क्योंकि जब हम आजकल देखते हैं तो वालिद भी काम पे जा रहे हैं, वालिदा भी। तो आप क्या समझती हैं? बेटा बिल्कुल सही है। आजकल क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो जब तक दोनों बल्कि सब घर के अफराद जॉब नहीं करते तो शायद गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं इसको ना पॉजिटिवली देखती हूँ, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और मैं आज कोई 32 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए, और उसके साथ ये कि बच्चे भी हुए, ग्रो भी किए, और वो भी सब अपने फील्ड में एक्सेल किए। सही। तो उसमें पेरेंट्स का रोल ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और ख़ास तौर पे माँ का रोल बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि बाप के रोल को माइनस किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो वर्किंग फैमिली है उसमें मियाँ बीवी दोनों ये कमिट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर चलेंगे ना। वो जो साइकिल के 2 पहियों की बात होती थी ना, तो और पहले इनफैक्ट बात तो यही करते थे कि 2 पहिए हैं लाइफ के, लेकिन एक ट्रैक्टर का पहिया होता था और एक कार का पहिया होता था, क्योंकि मेल जो है वो डिफरेंट डोमेन में काम करते थे और वो समझते थे जो मैंने कर लिया वो काफ़ी है। लेकिन एक वर्किंग फैमिली में हस्बैंड वाइफ ये कमिट करते हैं कि दे विल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक वो ये नहीं करते तब तक बैलेंस तरबियत नहीं हो सकती औलाद की। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जो मैंने देखा कि जो वर्किंग फैमिली, जो बोथ वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे बड़े ज़्यादा ट्रेंड होते हैं इस काम में, टाइम मैनेजमेंट में बड़े ट्रेंड होते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और बचपन से ही उन्हें अपने काम करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए कम से कम मैंने अपने अराउंड देखा, आपका एक्सपीरियंस में भी डिफरेंट हो सकता है, कि मैंने देखा कि टीचर्स के और प्रोफेसर्स के बच्चे बहुत एक्सेल करते हैं, टॉपर्स होते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर बड़ी पेशेंस और एक वर्ल्डली विजडम होती है कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पेरेंट्स जो के पढ़े लिखे हैं वो किसी ना किसी तरह जो है वो अपना वक्त दे रहे हैं बच्चों को। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा कि आप पेरेंट्स, जाहिर है माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, और जो सदफ कह रही हैं कि वो पहली स्टेज है, ईसा भी इसको एंडोर्स कर रहे थे कि जो पहली स्टेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें पेरेंट्स के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चे को जो कहें वो कर भी रहे हों। हम समझते हैं कि बच्चे को बता दिया तो वो शायद उसके कंप्यूटर में फीड हो जाएगा। बच्चे के कंप्यूटर में वो उसका इम्पैक्ट है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है जो उनके सामने आप कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप टाइम मैनेज करते हैं, रिस्पेक्टफुल हैं दूसरों के लिए, और ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेते हैं, तो ये आपके बच्चों के दिमाग में ऑटोमेटिकली जो रेप्लिकेट हो जाएगा। सही, यानी कि आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते, सिर्फ उन्हें मुंह से बताते हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो बच्चे चाहे जिंदगी की दौड़ में आगे चले जाएं, लेकिन शख्सियत के लिहाज से वो कमज़ोर रहते हैं। सही। और जितना मर्जी प्रोफेशनल हो इंसान, वो अच्छा इंसान ना हो तो वो माशरे के लिए अच्छा शहरी नहीं होता, और वो सक्सेस स्टोरी नहीं होती। यानी कि पेरेंट्स को जो है वो किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा कि बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, साथ ही साथ उनको फिजिकली आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जो बच्चा देखता है वो जल्दी पिक करता है। ईसा, आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि बात की आमना साहिबा ने कि जी पेरेंट्स का रोल तो है और वो कर भी रहे हैं, मतलब अगर हम प्रोफेसर वगैरह की लाइफ देखें, उनके बच्चों ने भी अगर वो काम करने जा भी रहे हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो भी एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आज के दौर में जब हम देखते हैं तो फादर को जो है वो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जब हम सुनते हैं कि फादर जो है एक रोल मॉडल होता है, लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो जी फादर जो है वो सिर्फ जो है वो उनसे पॉकेट मनी लेनी है, दैट्स इट, और मदर का हम देखते हैं रोल बहुत इन्हांस होता है। तो इसका जवाब लूँगी, एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आके हम ईसा से इसका जवाब जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
सत सवेरा में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद नाजरीन। गुफ्तगू जारी है जुस्तजू के हवाले से। जब हम इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पहलू जो है वो हमें नज़र आते हैं और उनमें सबसे पहले बात होती है पेरेंट्स के रोल की, फिर बात होती है टीचर्स की और फिर बात होती है सोसाइटी की। तो हम पेरेंट्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि उनको किस तरह से अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ईसा, आपके जाने मांगूंगी, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन आजकल जब हम देखते हैं तो फादर का रोल कुछ और हमें नज़र आता है, मदर का कुछ और नज़र आता है। तो क्या आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो हमें फादर और मदर जो पेरेंट्स हैं उनके रोल से पहले हमें उनकी पोजिशनैलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी पोजिशनैलिटी हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो उसके बाद उनका रोल भी हमें समझ नहीं आएगा। उस पोजिशनैलिटी से मुराद मेरी ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स हैं क्या वो जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं वो बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसके बाद फिर उनकी जो एनर्जीज जो बाकी रह जाती हैं उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में, उनकी चीज़ों में लग जाती हैं। लेकिन अगर एक रेडी वाला है, अगर कोई एक मज़दूर है, वो सुबह शाम उसके जहन में यही चल रहा होता है कि मैं कहीं से किसी तरह से रात का खाना जो है वो बच्चों तक पहुंचा दूं, तो वो बच्चों की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो सुबह शाम इसी मेहनत में, इसी उसमें लगा होता है कि वो बच्चों के लिए कुछ कमा कर ले आए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी में आते हैं कुछ ऐसे पेरेंट्स जो हैं जो बच्चों को बेसिक जो उनके नीड्स हैं वो पूरी करके दे देते होते हैं, खाना, कपड़ा और एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड स्टेज आती है उनकी ये होती है कि बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेट किया जाए। इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आती हैं, या तो बच्चे को फिर मदरसे भेज देते हैं या स्कूल भेज देते हैं या कॉलेज भेज देते हैं एंड ऑल दैट। और फिर उसमें भी कैटेगरीज हैं। कुछ जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं जिसकी कोई फीस नहीं होती, कुछ जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। तो ये जो पोजिशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स है ये डिफाइन करेगी बच्चे के रोल के, बच्चे के अंदर स्ट्रगल के रोल पे। वो पोजिशनैलिटी जो है वो फिर उस बच्चे की जो भी आगे मूव करेगा उसके स्ट्रगल में वो रोल प्ले करती है और वो फिर उसको आगे लेकर चलती है। इसको फिर अगर आप देखें उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो जो पहली कैटेगरी के बच्चे मैंने आपको बताएं वो आपको अमूमन, मेरी ऑब्जर्वेशन है, यू मे डिसएग्री विद मी, वो अमूमन लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होती बात करने की, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होती डील करने की। जो दूसरी कैटेगरीज के हैं, जो मिडिल क्लास या जो बोर्जवा जिसको हम कहते हैं, वो फिर थोड़े बहुत कहीं ना कहीं दे प्ले देयर पार्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जबकि जो तीसरी कैटेगरी है जो वेल ऑफ हैं, जो किसी अच्छी जगह पर हैं, तो वो ना सिर्फ उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं बल्कि दे लिव देयर लाइफ हैप्पीली, व्हाट इन अ सेंस डिफाइन जो हम करते हैं उसके अंदर। सो पेरेंट्स की पोजिशनलिटी, इसमें मटेरियल रिसोर्सेज, ये सब कुछ मिल मिलाकर पेरेंट्स की जो है वो पेरेंट्स के हवाले से तो ईसा ने बहुत ही अच्छे से हमें बताया। अब हम थोड़ा टीचर्स के रोल पे आएंगे। सदफ, कि टीचर्स इस जगह पर क्या रोल अदा करें? क्या आज भी वैसे ही हमें उस्ताद मिल रहे हैं, वैसे ही स्ट्रगल करना सिखा रहे हैं जैसे कि एक दौर में सिखाया जाता था, या आज सिर्फ जो है वो जाएं और बस पढ़े लिखें और फॉर्मेलिटी पूरी करें और वापस आ जाएं? जी अरुज, इसमें टीचर से पहले मैं पेरेंट्स पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी कि पेरेंट्स में भी फ़र्क है। अब जैसे इन्होंने कहा कि पोजीशन पेरेंट्स की डिफरेंट है, जबकि मैं इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ ये करूँगी कि जो पेरेंट्स, जो ऐसा मजदूर जो बाहर जाके कमा रहा है उसके बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरा बाप मजदूर है। वो बच्चे ज़्यादा खड़े होके, उनमें ज़्यादा जुस्तजू है। वो भी अपना, आप अगर देख लें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ अपना लेके बेच रहे हैं बाहर निकल के, कि ये ले लें, कुछ भी जो हॉकर्स हैं छोटे बच्चे, वो उन्होंने वो चीज़ जो उनकी वो जो जुस्तजू का लेवल है कमाने का या आगे बढ़ने का, कि हमने नहीं अपने घर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, जैसे भी वो उनकी इनिशियल स्टेज पे ही स्टार्ट हो गया। अगर वो स्कूल गोइंग नहीं है तो वो इनिशियल लेवल पे वो बड़े हो गए, उनमें वो जुस्तजू पहले ही आ गई। और बहुत सारी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जब इन्हीं गरीब बच्चों में से ही कुछ बच्चों ने टॉप कर लिया। और अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो एक जो मेरी फील्ड में एक खातून ऐसी थी जो जिनके वालिद साहब जो थे वो वहाँ पे क्लर्क थे, चाय बेचा करते थे कचहरी में। और वो खातून, उन्होंने बच्ची ने पढ़ाई की और वो सिविल जज अपॉइंट हो गई।
जबरदस्त। तो ये चीज़ जो है ये भी मतलब आप उस चीज़ को, उस माहौल को किस तरह से ले रहे हैं कि या आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। सही। असल में पेरेंट्स और बच्चों का जो आपस की कनेक्टिविटी है वो मजबूत होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है हालात अगर फाइनेंशियल भी हैं, अगर उनका कनेक्शन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग यानी कि आपस में बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो बेहतर ही उसमें, जी बिल्कुल, उसमें अगर वो ऑब्वियस ही बात है फाइनेंशियल जो है इम्पैक्ट वो तो है ही है, लेकिन बॉन्डिंग होना इसका ताल्लुक उससे बहुत कम रह जाता है कि अगर आप गरीब हैं फिर भी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो बच्चा फिर भी एक्सेल कर जाएगा। लेकिन अगर आप अमीर हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, आप अपने बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं लेकिन अपना टाइम नहीं दे पा रहे, अपनी तरबियत नहीं दे पा रहे, तो वो बच्चा चाहे वो डॉक्टर का बच्चा है, इंजीनियर का बच्चा है, किसी अच्छे बिजनेसमैन का बच्चा है, वो बच्चा अब नहीं पढ़ पाएगा। सही। वो फेलियर फेसेस करता चला जाएगा। सही। दूसरी चीज आपने जो क्वेश्चन पूछा उस पे आ जाते हैं कि टीचर का क्या रोल है। टीचर के रोल पर भी बात करेंगे सदफ। माजिद के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाजरीन, पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहे, जैसे कि सदफ ने कहा, तो तब भी उसमें जो है वो लो कॉन्फिडेंस पाया जा सकता है, उसमें बहुत सारी जो है वो लैकनेस पाई जा सकती है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं भी और बच्चे को वक्त दे रहे हैं तो वो बहुत जो है काउंट किया जाता है। नाजरीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू हमारे मौजू के रिलेटेड जारी है और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में जाके उनको मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो उनको किस तरह से सामना करना है। सदफ, आप ही की जानिब वापस आऊँगी। उस्ताद के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था, किस तरह से उस्ताद को का किरदार अदा करने की ज़रूरत है आज के माशरे में। प्लीज़ अरूज, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाऊंगी कि टीचर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। जी जैसे एक बीज से भरा हुआ या फूलों से भरा हुआ दरख्त हो तो टीचर मुझे ऐसा ही लगता है। सही। कि अगर एक अच्छा टीचर है तो वो एक फूलों से और बीजों से भरा हुआ दरख्त है और उसके बीज जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ दरख्त मजीद पौधे निकलेंगे और वो तनावर दरख्त भी बनेंगे और जैसे ही वो इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। जबकि अगर एक टीचर का रोल अच्छा नहीं है तो अमर बेल आप लोगों ने सुनी होगी, एक येलो कलर की जो बेल होती है वो जिस दरख्त पे जाती है उस दरख्त को के ऊपर चढ़ के उसको सुखा देती है। तो टीचर का रोल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका टीचर अच्छा है तो वो इतने अच्छे स्टूडेंट्स पैदा करेगा जो आगे जाके उनका नाम रोशन करेंगे, याद रखेंगे। हालांकि वो सिमिलर टीचर्स हैं, उनको पे भी उतनी मिलनी है। अगर वो गवर्नमेंट टीचर हैं तो अच्छा या बुरा टीचर पे उतनी होगी, लेकिन वो आगे क्या अगले बच्चे में क्या चीज बो रहे हैं, उसको किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो ये टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट। सही, यानी कि जितना अच्छा उस्ताद होगा वो उतना ही बच्चों में अच्छी आदतें जो है मुंतकिल करेगा। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि आप भी हमें ब्रेक में गई थी कि मैं ज़रूर टीचर्स के हवाले से ये बात जो है वो ऑनर करूँगी, तो मैं चाहूँगी आप वो भी शेयर करें। और साथ ही साथ आजकल आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से जो है वो उस्ताद अपना किरदार अदा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि टीचर्स के का रोल जैसे सदफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और असल काम टीचर्स का तालीम से ज़्यादा तरबियत करना है ना। और जो मैं बात करी थी कि अगर हम टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं सोसाइटी में, आप देखिए कि बाहर दुनिया में हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस में टीचिंग होता है और प्राइमरी स्कूल टीचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड होता है, और उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। और लोग ख्वाहिश करते हैं कि जो इंटेलेक्चुअली ज़्यादा साउंड होते हैं कि वो तालीम की तरफ जाएंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली हो रही है बल्कि कमर्शियल भी और पेटेंट्स भी जितने हैं वो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। तो हमें एक उस्ताद का रोल स्ट्रेंथन करने की बड़ी ज़रूरत है। अगर हम एक डिप्राइव उस्ताद रखते हैं, उसको हम बेसिक इकोनॉमिक लेवल से नीचे ट्रीट करते हैं, मजदूर के बराबर उसकी तनख्वाह होती है, तो वो बच्चों को जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा लोग तो ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो सदफ ने कहा ये बिल्कुल वैलिड है कि
टीचर जो बच्चे को दे रहा है वो उसकी करेक्टर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर टीचर खुद डिप्रेस है, परेशान है, सोसाइटी की डिमांड को मीट नहीं कर रहा, अपनी फैमिली की डिमांड को मीट नहीं कर रहा, अपने पेरेंट्स को वो पे नहीं कर पा रहा, तो जैसे हमारे गांव में सुना है कि जब टीचर बन जाता है बच्चा तो उसे कहते हैं सो बेहतर सी सिपाही भर्ती हो जाता ना, पुलिस में सिपाही भर्ती हो जाता, कस्टम में भर्ती हो जाता, क्योंकि उसकी इनकम शायद उससे बेहतर होती ना। तो अगर हम उस्ताद को इज्जत नहीं देंगे सोसाइटी में, उसको इकोनॉमिकली सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो वो करेक्टर बिल्डिंग में अपना रोल शायद नहीं प्ले कर सकेगा। यानी कि उस्ताद के रोल को जो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उस्ताद को इज्जत देने की ज़रूरत है, जो आज के माशरे में हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। ईसा, आपकी जानिब आऊँगी। हमने तरबियत पे बात की, पेरेंट्स टीचर्स के रोल पर बात की। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो है वो ख्वाब तो देखते हैं कि जी हमने जुस्तजू है हमें आगे बढ़ने की और हमने ये ख्वाब पूरा करना है, वो ख्वाब पूरा करना है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते। इसकी क्या वजूहत है? इसकी कोई एक वजह नहीं है, देयर आर मेनी रीजंस टू इट। द फर्स्ट वन इज कि मैं अपनी हिसाब से कैटेगराइजेशन करूँगा, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है टोटली तौर पे, कि सबसे पहले तो आपके पास विल होनी चाहिए ना, कि मतलब आपने कहीं कोई चीज़ अगर आपके जहन में मकसद है, कोई क्लैरिटी है कि आपने फॉर एग्जांपल पॉइंट ए तक जाना है और आपके अंदर वो विल ही नहीं है, तो आप तो जा ही नहीं सकोगे, आप तो अपनी जगह स्टैटिक रहोगे। दूसरी बात पे है विल के बाद जो है वो चैलेंजेस को फेस करना। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए बीच में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। यू आर ह्यूमन बीइंग, आप एक सोशल एनिमल हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, आपकी फैमिली है, आप सोसाइटी में रहते हैं, आपके ऊपर पॉलिटिक्स असरअंदाज हो रही है, आपके ऊपर इकोनॉमी असरअंदाज हो रही है, आपके ऊपर जो है लोगों की बातें असरअंदाज हो रही हैं, आपके ऊपर इवन आपका अपना जेंडर जो है वो असरअंदाज हो रहा है। तो इतने अवामिल जब आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने चैलेंज के तौर पर भी आते हैं और कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट भी करते हैं। सही, हेल्प आउट भी करते हैं। ईसा, मैं आपसे मजीद भी जानूंगी। इस वक्त हमारे रेगुलर कॉलर कराची से इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज, कैसे हैं आप? क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मैम अच्छा हूँ। आज के भी हज़रत मामूल बहुत अच्छी मौजूद पे बात हो रही है। अभी मेरी बहन ने एक बड़ी बात की कि मजदूर की तनख्वाह और टीचर से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात दरअसल ये है कि जो सैलरी की बात है वो तो जैसे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में है तो वो ये नहीं देखते कि ये बंदा स्वीपर का काम कर रहा है या मजदूर है, वो ये देखते हैं कि हम उसको इतना पैसा दे रहे हैं कि नहीं, कि उसकी जिंदगी की जरूरत पूरी होंगी। वहाँ इस बात को प्रायोरिटी दी जाती है और हमारे मजहब में भी यही हुक्म है। और रह गई बात जिंदगी में बढ़ने की जुस्तजू और बढ़ते हुए मसाइल का सामना, जुस्तजू रखना तो आपकी एक अच्छी चीज की अलामत है। वो शख्स जिसके अंदर जीतने की और दुनिया को फतह करने की जुस्तजू होती है वो बहुत अच्छी चीज होती है खुल्क खुदा के फायदे के लिए, ना कि फिरौन और यजीद बनने के लिए। मगर कुछ इन्वायरमेंट, कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि इंसान को ब्रेक लगता है, उसको धचका लगता है और पीछे जाता है। बाज लोग तो इसके अंदर से इन चीजों को, थपेड़ों को, इन चीजों को बर्दाश्त करते हुए आगे जाते हैं और चांद पे कमन डाल देते हैं। मगर कुछ लोग, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इम्तियाज, आप अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ईसा, आप की जानिब वापस होंगे, अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो वो जितने भी अवामिल मैंने आपको बताए वो कहीं ना कहीं एज ए चैलेंज भी पोज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू डिफाइन कि वो कौन से चैलेंजेस हैं और कौन से आपके लिए वो हेल्पिंग पॉइंट्स हैं, एंड उसके बाद जो है वो यू हैव टू मूव ऑन। वो कहते हैं ना वेदर द स्टॉर्म, यानी कि आपको डिसाइड करने की जरूरत है। जब आपके अंदर विल पावर होगी तभी आप एक जो है वो डिसीजन ले सकेंगे। नाजरीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। सवेरा में
एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। हमारी बहुत सारी गुफ्तगू हुई टॉपिक को लेकर, उसके तमाम पहलुओं पर जो है वो हम गुफ्तगू जो है वो हमारी जारी है। कुछ पहलुओं पर हमने नज़र डाली, अब हम बात करेंगे कि कुछ जो है इंसान जो आगे नहीं बढ़ पाते, वहाँ पे उनकी कंपनी भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। जैसे कि जलन, हसद के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हम देखते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। और साथ ही साथ अब हम थोड़ी सी औरत पे भी बात करेंगे, उसकी क्या रोल है एक मुआशरे में, कि वो पढ़ी लिखी तो होती है मगर हम देखते हैं कि वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाती, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता या उसको उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। तो इस पर भी अब हम रोशनी डालेंगे। तो सदफ, आपकी जानिब आऊँगी कि जब हम कंपनी के हवाले से बात करते हैं, ये भी एक फैक्टर आता है कि जिस कंपनी में आप चल रहे होते हैं वहाँ पे जलन, हसद, ये फैक्टर्स बहुत आजकल आम है बिल्कुल। तो ये फैक्टर्स भी आपको आगे नहीं बढ़ने देते, इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए अरूज, अगर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो इतनी अच्छी हुई है कि आप उसको स्ट्रेस को भी मैनेज कर लेते हैं, तो इन सारी जो एलिमेंट्स हैं, जलन है, लेग पुलिंग है, ये सारी चीज़ें आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं कि आपने इस एटमॉस्फेयर में किस तरह से रिएक्ट करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। सही। और दूसरी जो आपने बात की ख़वातीन के हवाले से, तो ख़वातीन में बड़ा पोटेंशियल है और सॉरी टू से हमारे माशरे में अक्सर जो है पढ़ी लिखी ख़वातीन को या तो उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि आपने जॉब करनी है और उनकी बिल्कुल भी उनकी कंसेंट नहीं होती कि हमने जॉब करनी है, या फिर वो जॉब करना चाहती हैं, उनको जॉब नहीं करने दी जाती। सही। कि आप बाहर नहीं निकलोगे और वही आपका एक लिमिटेड माइंड उसमें। हालांकि ऐसी ख़वातीन और बहुत सारी ऐसी मिसालें, मैं अगर अपनी फील्ड से बात करूं तो बहुत सारी ऐसी हैं ख़वातीन कि जिन्होंने अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए घरों से बैठ के फ्रोज़न फूड के कारोबार स्टार्ट किए हैं और उन्होंने बड़ा बूस्ट किया है, फाइनेंशियली उनको बड़ा सपोर्ट किया है। और मतलब और कुछ ऐसी भी हैं, अगर उनकी सेपरेशन हो गई है या कुछ इस किस्म के मसले मसाइल आ गए हैं तो वो अपने बच्चों को उन्होंने सपोर्ट करना है, तो उन्होंने घरों में बैठ के ऐसे काम किए। यानी कि एक औरत को भी अगर जो है उसको उसकी मर्जी करने दी जाए, यानी कि वो पढ़ी लिखी है और वो कुछ करना चाह रही है, उसको करने दिया जाए, तो भी एक बहुत मजबूत मुआशरा जो है वो तश्कील दिया जा सकता है। सदफ, मैं आपकी जानिब वापस आऊँगी। आमना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। थोड़ा सा ख़वातीन के हवाले से बताएं कि किस तरह से उनको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है आज के मौशरे में। जो हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो घर नहीं चला सकता, मुआशी मामलात में वो अगर साथ देना चाह रही है तो कहीं हम देखते हैं कि नहीं दिया जाता, उनको मना कर दिया जाता है आगे बढ़ने से। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि वो करना नहीं चाहती लेकिन उन पर इम्पोज किया जा रहा होता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? सदफ, असल में हम वो सोसाइटी हैं जो अभी तक अपने रोल डिफ़ाइन नहीं कर सके। हम ये भी डिफाइन नहीं कर सके कि या तो हमें शराब पे चलना है तो या हमें साउथ एशियन सोसाइटी के तौर पे अपनी लेगेसी को लेके जाना है। जहाँ तक साउथ एशियन सोसाइटी की लेगेसी है कि औरत को अपने हस्बैंड के सबॉर्डिनेट रहना है, वो इक्वल पार्टनर नहीं है। और अगर आप शराब पे चले जाएं तो उसमें मर्द और औरत के डिफरेंट रोल्स डिफाइन हैं, लेकिन वो इंसानी लिहाज से बराबर हैं और वो एक मतलब एंटिटी हैं। जिस वक्त हम ये तय कर लेंगे कि औरत एक एंटिटी है, वो एक इंसान है और उसके लिहाज से वो एक माइंड है, एक ब्रेन है, उसकी सोच है, उसकी ख्वाहिशात हैं और वो उसकी तरबियत के मुताबिक वो उसके डोमेन में है और हमें उसको वो डोमेन प्रोवाइड करनी है, तो फिर हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। औरत का पढ़े लिखा होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जितना वो कहते हैं ना कि नेपोलियन ने कहा था तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम देता हूँ। कोई भी अच्छी कौम बन ही नहीं सकती जब तक उसको पढ़ी लिखी माँ नहीं मिलती। और ये अवेयरनेस होना, और अगर वो जॉब करती है तो ये उसका राइट है, और अगर वो नहीं करती तो हम वो सोसाइटी जो मैं बात कर रही थी कि जहाँ पे हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है एग्रीकल्चर की, उसमें 70% औरतों का शेयर है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक तो ये कि वो खेत में जाके काम करती हैं, खाना लेके जाती हैं, जब फसल उगाती है उतर के आ जाती है, वो उसको संभालती हैं, प्रॉपरली डिस्पोज करती हैं, सुखाती हैं और उसके बाद बेचने में भी उनका एक बड़ा रोल है, पैकेजिंग में उनका बड़ा रोल है। ये तो एक वो काम है जो नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी औरत का रोल है कि वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। मर्द खुशी से बाहर जाता है, काम करता है क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बच्चों की जिम्मेदारियां संभाली जा रही होती हैं, माँ घर के अंदर ही उन्हें पढ़ा रही होती है।
तो आप ये औरत के ऊपर छोड़ दें, आप उसकी अच्छी तरबियत कर दें अपनी बेटी की, ताकि वो किसी का घर जाके बसा सके, यानी कि बजाय कि इम्पोज करना छोड़ दें और मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। ईसा, आपसे जानना चाहूँगी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जब इम्पोज कर दिया जाता है एक लड़की पर तो फिर जाहिर सी बात है माशरा तो तबाही की जानिब गामजन हो गए, क्योंकि जब एक चीज़ इम्पोज की जाती है उसके नताइज वैसे ही बुरे आते हैं। सबसे पहले तो मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि बहैसियत माशरा हम ट्रांजिशन का शिकार, ट्रांजिशन फेज़ में है। ट्रांजिशन हम ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निटी के बीच का कोई एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हम मेरे ओपिनियन के मुताबिक हम वहाँ पर खड़े हैं कि हम अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जिनको हम एशियन वैल्यूज़ कहते हैं, हम उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मॉडर्निटी, डिजिटाइजेशन, वुमेन इमेंसिपेशन और वुमेन एम्पावरमेंट और ये सारी चीज़ें इतनी जो है वो एक नैरेटिव के तौर पे हमारे सामने मौजूद हैं कि हम इन दो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्निटी के जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनके दरमियान शायद गुमगु कशमकश का शिकार हैं कि क्या हम एक ट्रेडिशनल फैमिली के मुताबिक रहते हुए मॉडर्निटी को अख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर अगर हम मॉडर्निटी को अख्तियार करते हैं तो उसके हमारे घर के ऊपर, फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर क्या जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अब आता हूँ आपकी बात की तरफ। ईसा, मजीद भी मैं आपसे जानूंगी, एक ब्रेक के जाने बढ़ना है और नाज़रीन ब्रेक के बाद हमने तमाम कोशिश की है कि तमाम पहलुओं पर रोशनी डालें और डाली भी है। एक ब्रेक के बाद सॉल्यूशंस के जाने आएंगे कि क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है इस तमाम टॉपिक के हवाले से। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सवेरा में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद नाजरीन। बहुत हमारी इन डिटेल गुफ्तगू हुई आज के मौजू पर कि ज़िंदगी में हमेशा जो जुस्तजू एक करनी होती है और फिर साथ ही साथ जब हम बढ़ते हुए मसाइल देखते हैं तो किस तरह से उसको लेकर चलना है, किस तरह से मसाइल का सामना करना है, इस तमाम जो है टॉपिक पर बात हुई। अब हम थोड़े से सोल्यूशंस की जानिब आएंगे कि आज के मौजू के हवाले से हमारे मेहमानों से हम मैसेजेस देंगे कि हमारे नाजरीन को कुछ मैसेजेस दें कि आज के टॉपिक के हवाले से, ताकि हमारे नाजरीन जो कि हमें देख रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहनुमाई ज़रूर हो। ईसा, आप ही की जाने वापस आऊँगी, आप एक तो अपनी बात को मुकम्मल कीजिए और साथ ही साथ मैं चाहूँगी आज के मौजू के हवाले से हमारे नाजरीन को भी कोई मैसेज दीजिए। जी, तो जो जैसे मैं कह रहा था कि हमारी सोसाइटी ट्रांजिशन में है, फेज़ में है, तो इस ट्रांजिशन को हमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, जो भी मॉडर्निटी की जो भी आप डेफिनेशन दें, अगर हम उस मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं सो वी शुड लेट इट गो। हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। वक्त है, वक्त के साथ वैल्यूज चेंज होती हैं, वक्त के साथ जो है वो मामला चेंज होते हैं। वी शुड गो विद द फ्लो, हमें उसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हमारे कोर वैल्यूज़ हैं, जिस ऑब्वियसली हमारी कुछ अपनी आइडेंटिटी है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, तो हमारी उस आइडेंटिटी को जो है वो कम से कम ख़त्म नहीं होना चाहिए इस फेज़ के दौरान। बाकी जो चेंजेस आती हैं, मैसेज मेरा यही है सोल्यूशन के हवाले से कि सबसे पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे, सोशल लेवल पे, फैमिली लेवल पर। अगर मेल फीमेल के बीच आप रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रोल भी इक्वल हो जाएगा, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर कोई अपने हिसाब से जुस्तजू करके अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। सतफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरूज, मेरा मैसेज यही है कि चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, कम्युनिटी हो या गवर्नमेंट हो, ईमानदारी से अपना रोल अदा करें। अगर पेरेंट्स ईमानदारी से रोल अदा करेंगे, बच्चों में उनका अच्छा करैक्टर बिल्डिंग होगी। टीचर्स अपनी जो है ईमानदारी से रोल अदा करेंगे, उनकी करैक्टर बिल्डिंग अच्छी है। गवर्नमेंट ईमानदारी से वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी जो ये करैक्टर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, जिसमें जो बच्चों में आगे बढ़ने के लिए उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के, तो फिर क्यों नहीं हमारा कंट्री तरक्की करेगा, क्योंकि बाकी जितने भी आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी अगर मिसाल लें तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं कि सब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अपना रोल ईमानदारी से अदा कर रहा है। यानी कि ऑनेस्टी जो है वो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आमना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी, आप आज के हवाले से क्या कहेंगी?
रूज मैं ये समझती हूँ कि जुस्तजू में और अचीवमेंट में हमेशा गैप्स होते हैं, दरमियान में बहुत बड़ा एक सफ़र होता है और उस सफ़र के लिए आपको रखते सफ़र बांधना पड़ता है और आपको अपनी सारी एनर्जी से इकट्ठी करनी पड़ती है। ये हमारे जो जुस्तजू कर रहे हैं उनकी मोटिवेशन का लेवल होता है जो आपको आखिर में अचीवमेंट की तरफ ले जाता है और उसमें आपको बर्दाश्त की, पेशेंस की, जहद मुसलसल की ज़रूरत होती है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होता है और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो कुछ भी नहीं हासिल होता। और अगर आपको ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो कुछ आपको हासिल होना है अगर वो वक्त से पहले हो जाता है तो वो फिर चला भी जाता है, इसलिए हमें पेशेंस रखनी चाहिए। दूसरे जो सदफ कह रही हैं, आई एग्री कि हमें जो है वो रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में कायम करना चाहिए। सोसाइटी को प्रिविलेजेस पे नहीं बल्कि राइट्स के कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए और हर एक को अगर राइट्स मिल जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी हो तो लोग आराम से अपनी मंजिलें वक्त के साथ साथ तय करते जाएंगे। और जो ईसा कह रहे हैं मैं इससे एग्री करती हूँ। सोसाइटी हमेशा ही ट्रांजिशन फेस में रहती है, वक्त बदलता रहता है। जो अकबर अलाहाबादी का वक्त था वो अब नहीं है, लेकिन सोसाइटीज़ ने अपनी आइडेंटिटीज़ को रखना होता है और आइडेंटिटी और सर्वाइवल हमेशा रूल ऑफ लॉ से होता है और नॉर्म से होता है। सोसाइटी के जो आइडेंटिटी है वो उसकी अपनी नॉर्म्स, उसका रिलीजन, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री होती है और हमें उसको ले के चलना है। और मुस्लिम्स की हिस्ट्री और कल्चर इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी है और उस पे हमें चल के ही कहीं अपनी मंजिल मिल सकती है। सही। माहिर तालीम प्रोफेसर आमना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ PhD स्कॉलर मोहम्मद ईसा मौजूद थे, माहिर कानून सदफ अली साहिबा मौजूद थी। आप तीनों मेहमानों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारी बहुत ही गुफ्तगू हुई आज के टॉपिक के हवाले से और हमने कोशिश की है कि हर पहलू पर हम रोशनी डालें और रोशनी डाली भी गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक भी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और किसी न किसी हवाले से आप लोग की ज़रूर रहनुमाई हुई होगी। जैसे कि हमारे मेहमानों ने बात की कि आज के माशरे की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। कभी भी जो है वो आप एकदम से जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी मेहमान आमना साहिबा ने भी कहा कि 17 साल उन्होंने स्ट्रगल की, तब जाके वो जो है उनका तरक्की का एक फ़ेज़ आया और उन्होंने अपनी बर्दाश्त जो है उसका मादा जो है वो कम नहीं किया और बर्दाश्त का दामन थामे रखा है। तो ये हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि आज के दौर में जब हमें इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है तो हमें बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। फिर पेरेंट्स के रोल की बात हुई तो पेरेंट्स के रोल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स की तरबियत, बच्चों पे जो वो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, कैरेक्टर बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर में जाके जो है वो अच्छा रिजल्ट जो है वो देंगे। फिर उस्तादों के हवाले से बात होती है, उस्तादों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि सदफ ने बात की कि उस्ताद जो है वो फूलों की मानंद होते हैं। तो यानी क्या है, उस्ताद हमारे मजबूत होंगे, उस्तादों के रोल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उस्ताद को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। जब हम माशरे में उस्ताद को इज़्ज़त देंगे तो बच्चे भी वही देखेंगे जो हम दे रहे हैं और उसी से उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो नाज़रीन, इन तमाम पहलुओं पर नज़र डाली गई और साथ ही साथ ख़वातीन के रोल के हवाले से भी बात की। ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है, उन पर इम्पोज ना किया जाए, उनको जो वो करना चाहती हैं वो करने दिया जाए। और चूँकि आज के जब हम माशरे में देखते हैं, आज के हम हालात पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मुआशी हालात बहुत जो हैं हमारे ख़राब हैं। तो दो पहिए जब गाड़ी के चलते हैं तो साथ साथ जो है वो पूरे मसाइल भी कम होते चले जाते हैं और बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन होते चले जाते हैं। ईसा ने जैसे कहा कि वक्त के साथ गो विद द फ्लो, यानी कि वक्त जैसे जैसे बदल रहा है हमें साथ साथ बदलने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक पे आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी में इन तमाम बातों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। नाज़रीन, ज़िंदगी रही तो कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।